नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज है 9वां दिन। 9वें दिन का वीडियो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और 9वें दिन में आज जो हमने पढ़ा है वो 75 पेज से 85 पेज तक हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है, जो कि भूगोल का पाठ है। देखिए दोस्त, मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा। आप लोग पीडीएफ के लिए कहते हैं, जो वीडियो क्लियर नहीं होता मैं उसका पीडीएफ दे देता हूँ। आप वीडियो को रोक के बिना लेक्चर सुने हुए या फिर बिना आवाज़ सुने हुए आप एक बार उसको देखिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीधे आपको लगेंगी कि ये तो सीधे लिखा हुआ है, आप इसको छाप लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसे समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अगर समझने वाली स्किप हो गई, आपसे छूट गई और केवल आप कॉपी पेस्ट करते चले गए, तो आप लूसेंट में से भी छाँट छाँट के कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर मेरी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। नोट्स कोई भी बनाता है तो स्ट्रेट नोट्स बनाता है, उसको आपको समझना होता है। और एक बार समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो ऐसे भी भूगोल में बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा समझें और रटना कम है। तो देखिए, लूसेंट में तो 75 से 85 पेज तक है। महाद्वीप से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे महाद्वीप के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं मैंने अपने नोटबुक में इसको कहाँ पे स्थान दिया है। तो देखिए, आज मैंने इसको अपडेट कर दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि भूगोल के बहुत सारे तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं। सातों महादेश हमने पढ़ा। वीडियो 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, यहाँ नीचे डे 7, ये डे 8 है और ये डे 9 है। डे 10 का आगे हम लोग 85 से 95 पेज पढ़ेंगे। डे 9 में देखिए, लूसेंट का जो पेज नंबर है वो 75 से 85 है। हमारे नोटबुक में ये 68 से 74, 9 दिन में हमने 74 पेज का नोट्स कंप्लीट किया। तो जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं लूसेंट जैसी बुक को इतने फास्ट तरीके से, तो ऑब्वियसली आपको कम से कम 3 घंटे प्लस 3 घंटे से ज़्यादा लूसेंट पे समय देना होगा, क्योंकि 30 दिन ही देना है। मैं बीच में जो गैप दे देता हूँ उसमें आप दूसरा कुछ पढ़ लीजिए। अगर आपको उसको 3 दिन नोट्स बनाने में लग जाते हैं तो आप स्लो चल रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको टाइम देख लीजिए कि आपको एक ही दिन में कितना कंप्लीट करना है या इसको 4 दिन में, क्योंकि मुझे खुद लिखने में 1 दिन लगता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमें जल्दी ख़त्म करना है। तो चलिए देखते हैं 68 पेज नंबर। मैं 68 पेज नंबर निकालता हूँ। हाँ जी, हम लोग आ गए हैं डे 8 के नोट्स पे। आपके सामने इस वक्त मैंने रखा है इसको, आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर दिखता है यार, आप लोग पता नहीं कैसे कहते हैं। देखिए, वीडियो का आप लोग थोड़ा सा हाई क्वालिटी में देखिएगा और नेटवर्क एरिया में देखिएगा। कोई भी वीडियो जब नेटवर्क एरिया में नहीं रहता थोड़ा धुंधला हो ही जाता है, क्योंकि हमें छोटे छोटे वर्ड इसमें पढ़ने हैं। तो आपको धुंधला तब नज़र आएगा जब आपका नेटवर्क कमज़ोर होगा। वैसे मैं अपनी वीडियो खुद देखता हूँ, एक बार देखता हूँ किस तरह का जो है इसकी क्वालिटी आई है। अगर ख़राब होगी तो मैं फिर पीडीएफ डाल दूँगा, तो आप वहाँ से समझ लेंगे। तो देखिए, महाद्वीप। अब महाद्वीप में ये 7 महाद्वीप है जिनको हमने मैप में देखा था, नक्शे में देखा था। वर्ल्ड मैप का मैंने छोटा सा वीडियो जो है डाला था, नहीं देखा तो आप देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और प्लेलिस्ट में भी जो है लूसेंट के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है उसके बारे में। तो देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन 7 के बारे में पढ़ना है। अब 7 के बारे में मैं केवल उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो विश्व में प्रसिद्ध है। पर्टिकुलरली उस महाद्वीप में जो प्रसिद्ध है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, और ज़्यादा प्रसिद्ध होगी उसी को मैं नाम दे के लिख दूंगा कि एशिया महाद्वीप का, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे करके जो भी है। अब चलिए देखते हैं आगे कैसे इसको हमें देखा है। एशिया जो है ना, जैसे इसका नाम है एशिया, ऐश करो, मतलब सबसे बड़ा द्वीप है ये, महाद्वीप है ये, सबसे बड़ा महाद्वीप। महाद्वीप किसको बोलते हैं? महाद्वीप आखिर में आप पहले सोच समझ लीजिए, महाद्वीप किसको बोलते हैं। तो द्वीप किसको बोलते हैं पहले ये आप जानिए। द्वीप जो क्या होता है, छोटा सा टापू होता है और पानी से चारों ओर से घिरा होता है। तो हमारे चारों ओर जो है पानी तो है ही,
चारों ओर पानी तो है ही, लेकिन वही द्वीप जब बहुत बड़ा द्वीप महाद्वीप हो जाता है तो वही महाद्वीप होता है। मतलब पानी से घिरे हुए बहुत बड़े स्थल को जो है महाद्वीप बोलते हैं। अब देखिए एशिया, एशिया विश्व का जो है 30% एशिया ही है। जी हाँ, 1/3 जो है लगभग एशिया ही हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है बेरिंग जल संधि से अलग होता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जल संधि है, यही जल संधि दोनों को अलग करती है। एशिया पर जो है देखिए सबसे लिखा हुआ है ना, ये विश्व का हो जाता है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत का पूछे तो फिर वो K2 हो जाता है, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ना कि भारत में है। तो सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो ये सबसे ऊंचा है। अब मैं थोड़ा सा और करीब करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए सबसे ऊंचा पठार, मैंने आपको पहाड़ और पठार, पर्वत और पठार दोनों के बीच का डिफरेंस बताया था। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मैंने बताया था, पर्वत और पठार के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ा पठार जो है पामीर का पठार है विश्व का, 4,875। देखिए ये 5 किलोमीटर लंबा हो ऊंचा हो गया, मतलब बहुत हो गया। पठार उतना ऊंचा होता नहीं है, लेकिन ये सबसे ऊंचा हो गया 4,875। क्या है? पामीर का पठार। इसमें फिर महाद्वीप में और देखिए सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर चीन है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पे कौन सा है? चीन है। सबसे छोटा क्षेत्र जो है मालदीव है विश्व का। अब क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक घनत्व जो है वह सिंगापुर। देखिए विश्व का सर्वाधिक घनत्व जो है सिंगापुर में है। सिंगापुर जो है ये भी एशिया में है। तो एशिया में ही सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश सिंगापुर देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध, ये मैंने बताया था आपको उसमें मैप में, ताजिकिस्तान जो कि सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश उनको बोलते हैं जहाँ चारों ओर से स्थल होते हैं, ये पानी कहीं से भी नहीं होता, कहीं से भी समुंदर का नामो निशान यहाँ नहीं होता। सबसे लंबी नदी यांगसी नदी जो है, सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? यांगसी। ये यांगसी जो है मैं आपको बता दूं, ये आपका एशिया का सबसे लंबा नदी है। मरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है 11,022 किलोमीटर, और पृथ्वी की सबसे गहरी जगह भी एशिया में ही है, ये प्रशांत महासागर में है। और क्या क्या है भाई एशिया में? तो एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील जिसको बोलते हैं बैकाल झील। बैकाल झील 1940 किलोमीटर। जी हाँ, बैकाल झील 1940 किलोमीटर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लाइट मोड पे कर दूं। दोस्तों थोड़ा सा फ्लाइट मोड पे मैंने डाला था इसको, मोबाइल को। तो देखिए विश्व की सबसे गहरी झील जिसको बैकाल झील बोलते हैं 1940 मीटर गहरा है, सबसे गहरा है। ये भी एशिया में है। बैकाल, इसके नाम से नहीं पता चलता है कि इसको एशिया में ही होना चाहिए। बैकाल है ना, बैताल 25 आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही बैकाल झील सबसे गहरा झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील, देखिए गहरी और बड़ी में क्या फ़र्क होता है? गहरी मतलब गहराई ज़्यादा है, बड़ी मतलब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एक प्रकार की झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये भी कहाँ है? एशिया में है। एशिया में साइबेरिया में स्थित है। यहीं से पक्षी जो है वो ठंड के महीने में हमारे यहाँ आते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित है लेकिन खारे पानी की झील है, ऐसा नहीं कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जो खारे पानी का है उसको पैगोंग झील बोलते हैं। ये भी कहाँ है? ये भी एशिया में है। भारत में ऐसा कौन सा ये है? देखिए भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा, तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मसिनराम है। मसिनराम चेरापूंजी, पहले चेरापूंजी था, अब ये मसिनराम है, ये भारत में है। ये सबसे अधिक वर्षा
होती है विश्व में यहाँ पे, यहाँ मसिंदराम। यहाँ देखिए विश्व की सबसे ऊंची रेलवे, सबसे ऊंचाई पे स्थित ये चीन में नया नया बना है, जो चीन से तिब्बत लहासा तक जाती है 5072 मीटर, यानी 5 किलोमीटर ऊंचा है। सोचिए कितनी ऊंचाई है इसकी, पठारों से ऊंचा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो है गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर, जो कि एशिया में ही है। और एशिया में क्या क्या है? कहते हैं ना, गुणगान कर रहे हैं हम लोग एशिया का। एशिया हमारा महाद्वीप है भाई, तो गुणगान तो होना ही चाहिए। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला जो है चीन है, और चीन तंबाकू, गेहूं और चावल के उत्पादन में भी अग्रणी है। ये भी क्या है? एशिया में है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश जो है वो हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग है। ये भी कहाँ है? एशिया में है। सर्वाधिक डाकघर जो है भारत में है। हाँ, भारत में आजकल भी चिट्ठियाँ बहुत चलती हैं, तो इसलिए सर्वाधिक डाकघर जो है वह भारत में है। विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक जो है वो थाईलैंड है, ये भी एशिया में है। और मलेशिया जो है वो टिन उत्पादक है विश्व का सबसे बड़ा, तो ये भी एशिया में है। देखिए एशिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, सबसे गहरी झील हो, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो, सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म हो, सबसे बड़ा स्थल उद्देश्य हो, या सबसे गहराई वाला इलाका हो, या सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से चीन। ये सब रिकैप एक बार करेंगे तो लगभग आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ तथ्य दिए हुए हैं, लूसेंट में अलग से घेर के दिए हुए हैं, तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या देख ही लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये जॉर्ज एवरेस्ट थे, एक व्यक्ति जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा था। ऊंचाई थी 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। ये तिब्बत में जो है इसको कोमोलंगमा बोलते हैं, तिब्बत में कोमोलंगमा बोलते हैं, और नेपाल में इसे सागरमाथा बोलते हैं, सागरमाथा। सबसे पहले चढ़ाई जो है किसने की थी? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने की थी 1953 में। इनकी कहानी चौथे क्लास के हिंदी किताब में मैंने पढ़ा था। सारे इनके संघर्ष लिखे हुए थे, कैसे कितना इनको झेलना पड़ा था। तो सबसे पहले चढ़ाई जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने की थी। नोवांग गोम्बू जो है एक ऐसे व्यक्ति से जो पहली बार 2 बार चढ़े थे, पहली बार 2 बार चढ़े थे। उसका तो बहुत सारे लोग थे। जुको तबई जो है वो प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो महिलाएं इस पर विशेष ध्यान दें, महिला भी चढ़ चुकी हैं। प्रथम भारतीय महिला, भारतीय भी पीछे नहीं है, बछेंद्री पाल, ये भी चढ़ चुकी हैं। फू दोरजी कौन थे? तो बिना ऑक्सीजन के, इनका नाम याद रखिए, इनका नाम में पता चलता है कुंफू वाले फू दोरजी हैं ये। तो ये व्यक्ति जो हैं 2 बार बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे। हम लोग सभी जानते हैं ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम जाता है, लेकिन सब ऑक्सीजन से चढ़ते थे, ये बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ गए थे। एक हैं कामी रीता शेरपा, देखिए इनका नाम है शेरपा मतलब शेर, समझ लीजिए। 23 बार चढ़ी थी, कुल मिला के 23 बार चढ़ चुकी हैं, सबसे अधिक बार। सबसे कम उम्र में एक व्यक्ति हैं जॉर्डन रोमरो, 13 वर्ष की उम्र में ये चढ़े हैं। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो थी, जिनका नाम था मालवेथ पूर्णा, ये 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने भी चढ़ी हैं। दोनों मैंने साथ साथ लिखा है, सबसे कम उम्र के विदेशी, सबसे कम उम्र की महिला। और सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष राघव जुनेजा, 15 वर्ष, यानी लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ 13 वर्ष में चढ़ गई थी, ये 15 वर्ष में चढ़े थे। राघव जुनेजा नाम था इनका। तो ये एवरेस्ट के बारे में कुछ तथ्य है। एक लाइन मैंने और लिखा है एवरेस्ट के बारे में, तो ध्यान देंगे इस पर। पहले विकलांग व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे। यहाँ पे देखिए और चीज़ें क्या है, एशिया में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विश्व का सर्वाधिक जलयान जापान बनाता है, जो कि विश्व में जो है ये भी एशिया में ही भी है जापान। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल जो है वो पाकिस्तान में है। जी हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सिंचाई जो है नहरों से सबसे अधिक की जाती है विश्व में, और ये भी कहाँ है? ये भी जो है एशिया में ही है। देखिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ रहे हो
तो आप जो है मैप को लेके पढ़िए, और जहाँ जहाँ ये मैप में देश बताए जाते हैं आप वहाँ चाहे तो मार्किंग भी कर सकते हैं पेंसिल से, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। चाहे आप ध्यान में रखिए कि हाँ मैप में ये चीज़ यहाँ है, आपको याद हो जाएगा। अफ्रीका, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। क्यों अंध महाद्वीप बोलते हैं? तो क्या अंधा द्वीप है? जी नहीं, यहाँ पिछड़े बहुत लोग हैं, यहाँ का जीवन स्तर बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, यहाँ शिक्षा, रहन सहन, हर चीज़ पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको अंध महाद्वीप बोलते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ये यूरोप से अलग होता है। यूरोप से जो है ये कैसे अलग होता है, कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि। देखिए ये जिब्राल्टर जल संधि जो है इससे क्या होता है, यूरोप से ये अलग होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। एशिया में क्या थी? यांगसी नदी थी, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। और नील जो है वह विक्टोरिया में है, भूमध्य सागर के पास। तो नील नदी जो है सबसे लंबी नदी, ये कहाँ है? अफ्रीका में है। इसको नील नदी जो है मिस्र की देन भी बोला जाता है, मिस्र को नील नदी की देन भी बोला जाता है। जनजाति, कुछ जनजातियों के बारे में देख लीजिए अफ्रीका की। बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी और बद्दू, ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि अफ्रीका में पाई जाती हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। सबसे गर्म स्थान जो है पहले क्या था? अजीजिया था, अजीजिया था। अब यह मृत्यु घाटी हो गया है जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है। पहले अजीजिया जो है सबसे गर्म स्थान अफ्रीका में था, अब जो है वह मृत्यु घाटी हो गया है। मृत्यु घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो इसको अपडेट रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे कांगो, कांगो जो है विषुवत रेखा को, और लिम्पोपो जो है मकर रेखा को। ये दो नदियां हैं कांगो और लिम्पोपो। कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए 2 बार काटती है, मैंने यहाँ लिख दिया है। उष्ण, उष्ण जो है गर्म, और शीतोष्ण मतलब ठंडा। उष्ण घास को सवाना बोलते हैं, और शीतोष्ण को वेल्ड बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? तो उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। दोनों ही अफ्रीका में हैं। तो उत्पादन कहाँ होता है? किम्बरले में। जबकि क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है हीरे की खान की वो ओडापा में है, लेकिन ओडापा जो है कहाँ है? बोत्सवाना में है। बोत्सवाना आप देखेंगे तो अफ्रीका में नीचे है, सबसे नीचे आप देखेंगे अफ्रीका में, तो नीचे छोटा सा क्षेत्र है बोत्सवाना। तो ये यहाँ पे क्या है? हीरे की खान का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन ये उत्पादन नहीं कर पाता। उत्पादन सबसे अधिक ज़्यादा कौन निकालता है? किम्बरले निकालता है। विश्व का सबसे विशाल हीरा जो है कुलीनान है। कुलीनान जो है प्रीमियर खान से जो निकला था, जो कि भी दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, ये भी कहाँ है? अफ्रीका में भी है। तो अफ्रीका में ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने सबसे ज़्यादा हमारे जो है एशिया में ही देखने को मिला। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी बोला जाता है। याद रखें, नई दुनिया से प्रसिद्ध कौन सा महादेश है? उत्तरी अमेरिका, क्योंकि इसकी खोज हुई थी। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक नहर है, पनामा नहर, जो कि इन दोनों की बाउंड्री, इन दोनों को जोड़ती है। मूल निवासी जो है वहाँ रेड इंडियन बोले जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन, ये वही उत्तरी अमेरिका है जिसमें यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। एस्किमो, देखिए यहाँ कनाडा भी इसी में है, तो कनाडा में एस्किमो पाए जाते हैं। एस्किमो कौन होते हैं? जो बर्फ़ के घर में रहते हैं। इस बर्फ़ के घर को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं? एक रेंडियर, जो कुत्ते जैसे, भेड़िया जैसा जानवर होता है, उसको क्या करते हैं? उससे छोटा सा हल्का बैलगाड़ी बना देते हैं, और ये रेंडियर जो है बर्फ़ में चलने में बहुत तेज़ होते हैं। तो इन्हीं को जो है ये गाड़ी खींचने में उपयोग है, मतलब इनका बैल यही है। चक्रवात, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रश्न कभी कभी आ जाता है, रेंडियर क्या है या रेंडियर का उपयोग कौन करते हैं? तो एस्किमोस करते हैं। कहाँ करते हैं? उत्तरी अमेरिका में, बर्फ़ के घर में जो रहते हैं, जिस बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। चक्रवात, यहाँ के चक्रवात के कुछ नाम हैं, हरिकेन, टोर्नेडो। ये मैक्सिको की खाड़ी में ऐसे चक्रवात उठते रहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में मूलतः ऐसी घटनाएं होती हैं। अब विश्व का सबसे ज़्यादा सिंथेटिक रबर जो है इक्रोन बनाता है। इक्रोन कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। कागज उद्योग मॉन्ट्रियल कनाडा, कनाडा मैंने बताया था आपको, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, वो मैंने मैप पे बताया था। तो कागज उद्योग जो है कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कनाडा में एक और चीज़ है, शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार विश्व में
कनाडा में है। सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा यूएसए उत्पादन करता है। सोयाबीन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी उत्तरी अमेरिका में ही है। क्यूबा, क्यूबा जो है चीनी के कटोरा बोला जाता है, वहाँ बहुत गन्ना उपजता है, चीनी का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो इसलिए विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। ये भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। सबसे अधिक केला उत्पादन जो है जमैका में होता है। जमैका विश्व का सबसे अधिक केला उत्पादक, ये भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। चांदी उत्खनन सबसे अधिक मैक्सिको में होता है। मैक्सिको कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क, ये कनाडा में है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा है। सबसे बड़ा स्टेशन जो है वह विश्व का ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है। सबसे लंबा तो हम लोग गोरखपुर जान गए, प्लेटफॉर्म है वो, लेकिन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये पहला म्यूजियम है, ये विश्व का पहला म्यूजियम है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अब माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा अजायब घर है ये सबसे पहला नहीं है, सबसे बड़ा अजायब घर है। विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। कैलिफोर्निया में है, लॉस एंजलिस जगह पे। कहाँ पे है? लॉस एंजलिस जगह पे कैलिफोर्निया में सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। सिलिकॉन वैली, ये कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में, और सैन फ्रांसिस्को भी कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। आगे देखिए, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह है न्यूयॉर्क, ये भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये भी न्यूयॉर्क में है। उसके बाद प्रथम उद्यान येलोस्टोन पार्क, सबसे विश्व का सबसे प्रथम उद्यान जो है वह येलोस्टोन पार्क है, ये भी उत्तरी अमेरिका में है। सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो, ये भी उत्तरी अमेरिका में। देश के अंदर देश, जी हाँ, कनाडा के अंदर एक ऐसा प्रांत है जो क्यूबेक प्रांत, जिसमें लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, तो इसको इसलिए इसको देश के अंदर देश बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है? कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रांत, ये भी उत्तरी अमेरिका में है। मृत घाटी कैलिफोर्निया, मैंने आपको बताया था, अमेरिका में है, ये भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। सबसे गर्म क्षेत्र है पूरे विश्व का। तो हमने उत्तरी अमेरिका को जान लिया। आइए अब यूरोप को जानते हैं। यूरोप क्या है? सर्वाधिक नगरीकृत है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा नगर जो है वह यूरोप में है, छोटे छोटे। यूरोप तथा काक्सेस पर्वत द्वारा यह एशिया से अलग होता है। देखिए यूराल, ये यूराल जो है, यूराल और काक्सेस पर्वत याद रखिएगा, इसी से जो है एशिया और यूरोप अलग होता है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, और लंदन को विश्व सुंदरी बोला जाता है, सब विश्व का सबसे सुंदर देश या फैशन नगरी बोला जाता है लंदन को। यूक्रेन विश्व का अन्न भंडार, रोटी की डालियाँ, सबसे अधिक जो है गेहूँ कभी कभी ये दे देता है, तो विश्व का अन्न भंडार इसको बोला जाता है। ये फसल बहुत उपजता है यहाँ। इटली, इटली को हम यूरोप का भारत भी बोलते हैं, क्योंकि इटली भारत की तरह ही कृषि प्रधान देश है। अंगूर और जैतून यहाँ सबसे अधिक होते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून का उत्पादन करता है तो वो इटली है। ये इटली कहाँ है? यूरोप में है। फ्रांस, फ्रांस में शैम्पेन बहुत बनता है। जो लोग शराब के शौकीन हैं शैम्पेन के, वो फ्रांस चले जाएं। फ्रांस में आपको सूरा भी मिलेगी और सुंदरिया भी मिलेंगी, तो आप लोग प्लान बना लीजिए। फ्रांस जो है शैम्पेन शराब जो है सबसे अधिक फ्रांस में। सूरा एवं सुंदरियों का देश बोला जाता है इसको। प्रायद्वीपों का महादेश जो है यूरोप को, यूरोप क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए प्रायद्वीपों का महादेश किसको बोला जाता है? यूरोप को। फिनलैंड, फिनलैंड झीलों का देश, सबसे अधिक झीलें जो हैं फिनलैंड में है, और फिनलैंड यूरोप में है। इंग्लिश चैनल, ये फ्रांस और यूके को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है? फ्रांस और यूके के बीच बाउंड्री दोनों को अलग अलग करता है। यूरोप का गर्म कंबल जो है गल्फ स्ट्रीम धारा को बोला जाता है। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को, क्योंकि सारी खेल प्रक्रियाएं लगभग यहीं पे संपन्न होती हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को बोला जाता है। इटली की गंगा पो नदी को बोला जाता है, क्योंकि यह गंगा की तरह पवित्र नदी है। लघु यूरोप फ्रांस को बोला जाता है, फ्रांस को लघु यूरोप बोलते हैं। यूरोप की लगभग सारी संस्कृति फ्रांस में मिलती है। फ्रांस को क्या बोला जाता है? किसानों का देश बोला जाता है, समुद्र की रानी बोला जाता है।
तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये यूरोप के बारे में था। जानते हैं अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में जीवन नहीं है, मतलब जीवन है लेकिन व्यक्ति जो है लोग वहाँ पे नहीं रहते। मनुष्य का मानव जीवन 9 के बराबर है। तो ये क्यों? क्योंकि इसका सारा भाग जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और एकमात्र ऐसा ये महाद्वीप है जो गतिशील है, जिसका आकार हमेशा चेंज होता है। इसका कोई आकार आप बना नहीं सकते हैं, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जब गर्मी में बर्फ़ पिघल जाता है तो अलग हो जाता है, ठंड में बर्फ़ ज़्यादा जम गई तो इसका आकार अलग हो जाता है। पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित है। इसकी खोज जो है जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में की थी। ये पूरी तरह से किसको समर्पित है? विज्ञान को। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है अंटार्कटिका। भूमि की खोज यहाँ पे जो है फैबियन वेलिंगशॉसन ने की थी। उन्होंने नाम नहीं अंटार्कटिका रखा था, 1820 में भूमि की खोज कर ली थी। इसको श्वेत महाद्वीप क्यों बोलते हैं आप समझ गए होंगे, चूँकि बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ मिलता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली, दक्षिणी ध्रुव यहीं पे है। ये एमंडसन थे नॉर्वे के, 1911 में ही पहुंच गए थे जिस समय खोज हुई थी। गतिशील महाद्वीप इसको क्यों बोला था आप लोग समझ गए होंगे, तैरता हुआ महाद्वीप है ये, बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ। सबसे कम तापमान यहाँ वोस्टॉक में मिलता है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं 0 डिग्री में यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ -89 कितना होगा। तो अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य जो है ध्रुव में इसको डूबने में लग जाते हैं 6 महीने और उगने में फिर 6 महीने, इसलिए 6 महीने का दिन और रात होता है। हमारे भारत के बारे में अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका में क्या रोल है भारत का। एक व्यक्ति हैं डॉक्टर गिरिराज सिरोही, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुँचे थे। अंटार्कटिका अभियान जो है 1981 से 82 के बीच में भारत का अंटार्कटिका अभियान चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने। ये सब याद रखिएगा, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। सबसे पहला शोध गंगोत्री जो कि बंद हो गया, 1983 में शुरू किया गया था। उसके बाद अभी वर्तमान में 2 तरह के शोध केंद्र चल रहे हैं, एक मैत्री चल रहा है और भारती चल रहा है। दोनों लगभग 1989 के आसपास वहाँ पर स्थापित किए गए थे। अब पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टीटीकाका है। ये दक्षिण अफ्रीका में है। एक ऐसी झील जो जहाँ पे नौकायन होता है, नौका विहार होता है और सबसे ऊंचाई पे है, वह कौन सा है? टीटीकाका। इसका नाम ही से पता चलता है, एकदम जो है टिकी पे है, एकदम टिकी हम लोग बोलते हैं ना, सर के ऊपर टिकी होता है। टीटीकाका 3811 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल है, एंजिल जलप्रपात 979 मीटर पे है, ये लगभग 1 किलोमीटर पे। ये कौन से नदी पे है? ये ओरिनेको नदी पे है, गुआना पठार के पास। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो है। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील करता है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका। पंपास क्या है? ये पंपास जो है घास है, ये अर्जेंटीना का हृदय बोलते हैं इसको। पंपास को क्या बोलते हैं? अर्जेंटीना का हृदय बोलते हैं। ये भी दक्षिण अमेरिका में ही है। देखिए जब हमारा लूसेंट खत्म हो जाएगा ना, लूसेंट एक हम लोग 1 लाइनर ज़्यादातर पढ़ रहे हैं। लूसेंट पे हम लोग ज़्यादातर जो हैं 1 लाइनर ही पढ़ रहे हैं। तो 1 लाइनर में हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर करके पॉइंट वाइज पॉइंट, वीडियो वाइज वीडियो, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो मैं अच्छे से समझा के आपको बताने का प्रयास भी करूँगा। वीडियो जैसे वैसे लगातार आते रहेंगे। पहले हम लोग स्पेक्ट्रम और ये लूसेंट की सीरीज़ ख़त्म कर लेंगे। 30 दिनों में ख़त्म करने का लक्ष्य है और आज 9वां दिन है। बहुत कुछ खत्म हो चुका है, 100 पेज हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं। 1/3 लूसेंट खत्म हो चुका 9 दिन में। तो अब अर्जेंटीना ये जो है सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। कौन है? अर्जेंटीना। ये भी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी। सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट उत्पादन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया को कौन कौन से नाम से जानते हैं? द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि, ये सब किसका नाम है? ऑस्ट्रेलिया का नाम है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोलते हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ही क्षेत्र में पड़ता है। लगेगा आपको ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बाहर है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ये देखिए प्लेरिपस। प्लेरिपस क्या है? प्लेरिपस एक ऐसा पक्षी है जो पैरों पर दौड़ता है, ज़मीन में
भी दौड़ता है, पैरों से दौड़ेगा तो ज़मीन पे ही दौड़ेगा, सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है और चौपाया जानवर है फिर भी अंडा देता है। अब ऐसे ऐसे जानवर रहेंगे तो ये प्रश्न जब आएंगे, नहीं पढ़ा होगा तब कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने आसपास के सारे पक्षी के बारे में सोच लेंगे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो इसका नाम याद रखिए, प्लेरिपस है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लायर बर्ड, ये लायर बर्ड बहुत खतरनाक बर्ड है, ये नकल करता है लोगों की, ये किसी चीज़ की भी नकल कर लेता है, आदमी की हो, बिल्ली की हो, शेर की हो, सबकी आवाज़ निकालता है ये लायर बर्ड। इसका नाम है लायर, झूठा पक्षी। तो ये सातों महाद्वीप में जो विशेष चीज़ें थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जलमंडल, मैं कहता हूँ कि देखिए पूरा वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, अभी हम लोग स्थल मंडल पढ़ रहे थे, पूरे धरती का स्थल के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग जलमंडल पढ़ेंगे और जलमंडल के बाद वायुमंडल पढ़ेंगे। कितने आसानी से हम लोग पढ़ते हैं, आइए ध्यान देते हैं। जलमंडल, देखिए जल जो है ना, कहते हैं बाइबल से लेके और कुरान से लेके सब जगह ये बात लिखी हुई है कि धरती का विनाश जल से होने वाला है। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जितनी बड़ी धरती है उसका 71% भाग केवल जल ही है, 30% भाग में जो है हम लोग रहते हैं। अब देखिए इस 71% में लगभग 98%, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिए इसको, आप लोग बताइएगा सबको कि 98% तो खारा है जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। बचा कितना? 2.5%। 2.5% जो है स्वच्छ और मीठा है। इसमें भी 2.5% में मैक्सिमम हिस्सा जो है वो बर्फ़ के रूप में अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में जो है वो जमा हुआ है। तो सोच लीजिए कि कितना पानी हमारे धरती के अंदर है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो वर्षा का पानी आता है, 60% लगभग पानी महासागर में मिल जाता है या फिर बर्फ़ बन जाता है। तो सोचिए कि हम लोग ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर पाते हैं। तो जो बाकी का जो 41% बचता है वही जो है पानी अंदर जा पाता है, स्टोर हो पाता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि सारा पानी का तो 98% जो है पूरा का पूरा लगभग खारा पानी है, थोड़ा सा बचा हुआ है 2.5%, उसमें भी जो है मैक्सिमम क्या है वो सब बर्फ़ जम गया है, थोड़ा सा ही हमारे पीने के लिए। इसलिए आप लोग पानी को बर्बाद ना करें, पानी की बहुत किल्लत है। जहाँ मैं भी रहता हूँ वहाँ भी जो है पानी की लोग बहुत इज्जत करते हैं। महासागर, महासागर जो है, महासागर के 2 विशिष्ट गुण हैं। एक है तापमान, जो तापमान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, और लवणता। लवणता यानी कितना नमकीन है ये, इसी को लवणता बोलते हैं। नमक की मात्रा कितनी है, ये भी अलग अलग होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण गुण हैं महासागरों के। 4 महत्वपूर्ण महासागर है। एक है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा जो है वह प्रशांत महासागर है। देखिए समुद्र किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 तरफ से जो है जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर, मतलब जल, समुद्र का तो अंत नहीं है लेकिन अलग अलग समुद्र से घिरा हुआ है। ये पूरा समुद्र एक समुद्र पानी है, यहाँ छोटे छोटे समुद्र हैं, ये घिरा हुआ है, और एक तरफ जो है बड़ा सा महासागर है। इसमें क्या होता है, समुद्र मिल जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये समुद्र कहा जाएगा। 2 तरफ से जो है ये क्या हो, पानी से घिरा हो, 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हो, और एक तरफ बड़ा सा महासागर खुलता हो, ये उसमें जाके मिल जाता हो, समुद्र बोलते हैं। खाड़ी किसको बोलते हैं? देखिए गल्फ, गल्फ और बे में अंतर है। मैं तो यही पहले जानता था कि बे मतलब खाड़ी होता है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, लेकिन नहीं, गल्फ मतलब होता है कि स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जल क्षेत्र बन जाता हो। अब कुछ जैसे पहाड़ है, पठार हैं छोटे छोटे, पानी इसमें घुस गया, यहाँ घुस गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटे छोटे क्षेत्र बन गए। स्थल भाग में पानी जब घुसा, प्रवेश हुआ, तो ये जल क्षेत्र बन गया, तो ये गल्फ हो जाएगा, खाड़ी हो जाएगा। यहाँ पे आपको छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे। वहीं पे बे क्या होता है, बे जो है जो किनारा स्थल। अब यहाँ पानी घुसा नहीं है, यहाँ ऑलरेडी पूरा का पूरा स्थल निकला हुआ है, पानी इसके बीच में घुस गया है, ये बीच में पानी है, यानी स्थल के ऊपर पानी नहीं चढ़ा है, इस दोनों तरफ से स्थल नाबाद हैं, बीच में पानी है। तो ये क्या है, बे है, बे ऑफ बंगाल उसी टाइप का है। तो खाड़ी और गल्फ में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। वहीं पे मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त कितनी बार हम लोग पढ़ेंगे पता नहीं, 11,022 मीटर का है, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक। उसके बाद टोंगा और मिंडनाओ, ये सब प्रशांत महासागर में हैं। 10,580, 9,000 मीटर, 10,500 के आसपास जो है मिंडनाओ की गहराई, टोंगा की गहराई 9,000, ये सब कहाँ है? टॉप 3 जो है गहरे गर्त वो प्रशांत महासागर में है। उसके बाद
समुद्र जल मैं बोल रहा हूँ, मतलब बंगाली बन गया लगता है मैं। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है? 35/1000। इसको कैसे गिना जाता है भाई? ऐसे तो 35/1000 मतलब 1000 लीटर में 35 लीटर नमक होगा। ये औसत है। कहीं कहीं पे तो 1000 में 3000 में 1000 पानी रहता है, 2000 नमक रहता है, या 3000 नमक रहता है। 300% जो है वो वाण झील तुर्की में है, 350% वहाँ नमक है। लेकिन कहीं पे बहुत कम है। तो एवरेज ये है, औसत लवणता ये है। समान खारापन जो है, जो वाले क्षेत्र को हम लोग सम लवण बोलते हैं। सम मतलब बराबर, लवण मतलब नमक। सबसे अधिक लवणता किसको पाती है? वाण झील तुर्की में 330%। सोचिए, वहाँ का पानी अब जीभ पे नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 330% का मतलब आप जानते हैं, अगर आप 4300 लीजिएगा ना, 4300, 1000 अगर आपको पानी चाहिए तो 1000 लीटर पानी के लिए आपको 4300 लीटर पानी निकालना पड़ेगा, जिसमें 330% जो है, यानी 3300 लीटर खाली आपको नमक मिलेगा। सोच लीजिए आप कितना नमकीन होगा। 3.5 गुना लगभग नमक वहाँ होता है पानी के अंदर, यानी 1 चम्मच पानी और 3 चम्मच, 3.5 चम्मच नमक। सोच लीजिए कितना नमकीन होगा। जनरली जो है तापमान जो है 5 डिग्री से 33 डिग्री के आसपास महासागर में पाया जाता है, कोई भी महासागर हो, ये औसत है। उच्चतम वार्षिक ताप जो है अगस्त में पाया जाता है, और न्यूनतम वार्षिक ताप सालाना जो है फरवरी में पाया जाता है। औसत गहराई क्या होती है? 3800 मीटर। सबसे बड़ा तटीय सीमा जो है कनाडा का है। सबसे बड़ा तटीय सीमा किसका है? कनाडा का है। यानी सबसे बड़ा तटीय सीमा कनाडा का है, तो सबसे बड़ा वाटर का जो क्षेत्र है वो भी कनाडा का ही होगा। भारत जो है 16वें स्थान पे है, 7500 मीटर का तटीय लंबाई है इसकी। लवणता जो है गहराई के साथ बढ़ती है। देखिए, जितना अंदर जाएंगे पानी का जो नमकीन आप बोलिए उसको, वो नमक की मात्रा है वो बढ़ती हुई मिलेगी, क्योंकि अंदर ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हीं की वजह से नमकीन होता है। और जितना नमक बढ़ेगा उतना ही उसका घनत्व बढ़ेगा। जितना नमकीन पानी होगा उतना ही उसका घनत्व बढ़ेगा। इसलिए घनत्व ज़्यादा होने की वजह से नमकीन पानी जो है अंदर रहता है और पतला पानी ऊपर रहता है। अब समझ रहे हैं, जो ज़्यादा भारी होगा, घनत्व जिसका ज़्यादा है वो अंदर रहेगा और हल्का हल्का पानी ऊपर। इसलिए कहते हैं गहराई जितना बढ़ेगा उतना ही नमकीन पानी आपको ज़्यादा मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछता है क्या असर पड़ता है, लवणता और गहराई में क्या संबंध है? तो जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। सब एक दूसरे के जो है समानुपाती हैं। भूमध्य सागर की लवणता जो है वाष्पीकरण पर निर्भर करती है। अभी वाष्पीकरण पे कैसे? तो देखिए, नमक तो उसमें होता ही है, लेकिन बड़ा वाष्पीकरण होता है भूमध्य सागर जो है, भूमध्य रेखा पे तो काफ़ी ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण से पानी निकल जाएगा तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। तो नमक की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी, ये भूमध्य सागर में वाष्पीकरण पर निर्भर करता है। कम वाष्पीकरण होगा तो लवणता कम होगी, ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी निकल जाएगा तो लवणता बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। देखिए, प्रवाल भित्ति मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। प्रवाल क्या होता है पहले ये जानिए। प्रवाल एक सूक्ष्म जीव है। प्रवाल जो है सूक्ष्म जीव है, और ये समुद्र के अंदर जो है एक परत बाई परत, परत बाई परत, परत बाई परत बैठ बैठ के ये भित्ति तैयार करते हैं। मतलब एक घर टाइप का होता है ना, कॉलोनी टाइप का, वो तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में है। क्वींसलैंड कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति। चलिए जानते हैं प्रशांत महासागर। सारे महासागर को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले प्रशांत महासागर, ये स्थल का 1/3 भाग है। जी हाँ, स्थल का 1/3 जो है प्रशांत महासागर है। आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। अब ये 1/3 मतलब क्या? जितने में पूरे महासागर है, पूरे में 1/3 में यही है। यही एक ऐसा महासागर है जो धरती के इस छोर से उस छोर है। मानचित्र में देखिएगा तो दाएं, विश्व मानचित्र में दाएं तरफ वही मिलेगा, बाएं तरफ यही मिलेगा। यानी पूरा गोल धरती है, ये पूरा इस पार से उस पार यही है। आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल देखिए, कभी कभी पूछता है, लगभग में पूछ देगा तो 16, 57, 23, 740, लगभग 16.5 किलोमीटर स्क्वायर। शीर्ष पे क्या है? इसके सर पे क्या है? बेरिंग जल मरुमध्य है, और नीचे क्या है? अंटार्कटिका है। 2000 से अधिक छोटे बड़े इस पे द्वीप है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। अब ये अटलांटिक महासागर के बारे में देखते हैं। अटलांटिक महासागर जो है संसार के क्षेत्रफल का 16% है।
आकृति इसकी जो है ना, अंग्रेजी में एस लिखते हैं ना, एस सर्पिला आकार का है। विशेषता जो है मध्य कटक। अब मध्य कटक जानते हैं क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मध्य कटक के बारे में। टाइटैनिक का नाम सुना होगा आपने। टाइटैनिक अटलांटिक में डूब गया था। क्यों डूबा था? तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे जो है बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं और ऊपर में क्या होगा, कांटा जैसा छोटा छोटा चोटी जो है निकला हुआ होता है। मतलब 500-500 हज़ार मीटर जो है लंबे लंबे पहाड़ पानी के नीचे होते हैं और 200-400 मीटर जो है ऊपर में दिखाई देते रहता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टापू के जैसे दिखाई देते रहते हैं, जिनका अंदाज़ा नीचे कितने बड़े हैं ये लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टाइटैनिक उसी से टकरा गया था। तो विशेषता क्या है? वही मध्य कटक बोलते हैं उसको। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मध्य कटक है, अटलांटिक में मिलती है। टाइटैनिक याद रखिएगा। व्यापारिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा व्यापार जो है अटलांटिक महासागर से ही होता है। कभी कभी जहाज़ जो है उसी में लड़ के डूब जाते हैं। हालांकि आजकल तकनीक बहुत विकसित हो गई है तो कम से कम ऐसा होता है। हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारा महासागर है। हिंद महासागर भारत के पांव पखारता है, बोलते हैं ना नीचे में है। ये चेन्नई में जो बीच पे जाइएगा तो हिंद महासागर आपको जो है कहीं हिस्सा दिखाई देगा। ये अर्ध महासागर इसको बोलते हैं। क्यों अर्ध महासागर? यहाँ प्रवाल द्वीप जो है, 2 द्वीप है, लक्षद्वीप और मालदीव। ये प्रवाल द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है यहाँ मेडागास्कर, ये हिंद महासागर में ही है। अटलांटिक जो है यहाँ उत्तरी ध्रुव है, सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ये अटलांटिक और आर्कटिक में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब जलधाराएं पढ़ते हैं। महासागरीय जलधाराएं। देखिए जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है गर्म जलधारा, एक होता है ठंडा। कभी गर्म चीज़ पर ठंडा पानी मारते हैं तो भाप निकलता है ना। तो एक जगह ऐसा है जहाँ पे दोनों मिलता है, आगे पढ़ेंगे। वहाँ बहुत कोहरा छाया हुआ रहता है, इतना भाप निकलता है ना, पूरा एकदम अंधेरा छाया हुआ रहता है। पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए दोनों में अंतर क्या है, अभी दोनों में आपको याद करवाने वाला हूँ। क्या होता है गर्म जलधारा? ये गर्म आदमी है। इसको मान लीजिए कि आप ये बहुत गुस्सा वाला आदमी है, ये बहुत गुस्सा वाला आदमी है। और ठंडा जलधारा जो है ये बहुत अच्छा आदमी है, ये हंस रहा है और ये गुस्से में है। ध्यान दीजिएगा, ये गर्म आदमी है तो गर्म आदमी का स्तर बहुत नीचा होता है। तो ये क्या करता है कि इसको ऊंचा उठने का प्रयास करता है। ये निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाता है। ये निम्न से उच्च अक्षांश या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाता है। पहला गुण ये हो गया। उसके बाद उष्णकटिबंध। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। अब ये गर्म ऑलरेडी है तो ये कहाँ जाएगा? ठंड की जगह पे जाएगा। तो उष्णकटिबंध जो है से यह उच्च समशीतोष्ण की ओर जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है उच्च कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण। अब ये शीतोष्ण, तो ये गर्म तो ऑलरेडी है, ये है तो ये उष्ण से शीतोष्ण के ओर जाएगा। तो उष्ण कटिबंध से उच्च समशीतोष्ण की ओर जाता है। और ध्रुवीय जगह ठंडा होता है तो ये उधर भी जाता है। मतलब गर्म है, उष्ण कटिबंध से ये निकलता है। गर्म आदमी गर्म जगह से निकल के ठंडी की ओर निकलेगा। तो समशीतोष्ण उपध्रुवीय, याद रखिए, दोनों कटिबंध की ओर निकलता है। भूमध्य रेखा में गर्मी ज़्यादा होती है तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जहाँ भी जाता है ये तापमान बढ़ाता है। गर्म इसी से हमारा ठंडा हवा निकलता है तो रूम ठंडा हो जाता है। गर्म हवा निकलता तो क्या होता है? रूम गर्म हो जाता। वैसे ही जहाँ जहाँ जाता है ये क्या होता है? तापमान बढ़ाता है। ये सब जो इतना अगर आपने देख लिया तो इसी का उल्टा होता है ठंडा। देखिए ये क्या होता था? निम्न से उच्च की ओर जाता था। अब ठंडा बेचारा ऑलरेडी जो है उच्च में है, बड़ा आदमी है, ये निम्न की ओर, ये निम्न को ध्यान देता है तो ये निम्न की ओर जाता है। ध्रुव में ही रहता है। ये क्या होता था? गर्म ध्रुव की ओर जाता था, ये ध्रुव से जाता है भूमध्य रेखा की ओर। मतलब अगर ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है तो गर्म जो है, हॉट जो है, वो क्या करेगा? ध्रुव की ओर जाता है, हॉट। और कूल जो है वो कहाँ जाता है? भूमध्य रेखा की ओर। तो ये दोनों जो है कि स्थान ऐसा आता है जहाँ दोनों मिल जाते हैं, है ना। तो देखिए तापमान कम करता है, जहाँ भी जाता है तापमान कम करता है। इनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होती है और दक्षिणी में बाईं ओर होती है। दक्षिण तो ऐसे भी उल्टा दिशा है तो बायां हो गया। ये क्यों होता है? ये कॉरियोलिस बल की वजह से होता है। क्यों होता है? कॉरियोलिस बल की वजह से। उसके बाद देखिए अब ये कुछ जलधाराएं हैं जिनको मैंने लिखा है, देखिए कैसे याद होगा। विषुवत रेखा जहाँ पे आएगी वहाँ गर्म जलधारा होगा। याद रखिएगा, जहाँ विषुवत धारा, ये सब में आता है, प्रशांत में, अटलांटिक में, हिंद महासागर में। ये 3 ऐसे महासागर है जहाँ पे क्या होता है कि विषुवत उत्तरी
विषुवत, दक्षिणी विषुवत, विपरीत विषुवत रेखाएं जलधारा मिलेगा। ये सब गर्म होता है। विषुवत रेखा पे जो भी रहता है सब गर्म होता है। तो देखिए विषुवत रेखीय यहाँ भी है और यहाँ भी आता है, मैंने उसको लिखा नहीं है, सिर्फ ऊपर लिखा है। विपरीत, उत्तर, दक्षिण सब गर्म होता है। जहाँ विषुवत रेखीय चला है सब गर्म होता है, याद रखिए। और ये कुछ महत्वपूर्ण है। एल नीनो गर्म है। सुशीमा ये भी गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, देखिए मैंने एक गोल घेरा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म है लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडा है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया अगर गर्म होगा तो पश्चिमी क्या होगा, यहाँ देखिए ठंडा में आता है, ये हिंद महासागर में। गर्म में गल्फ स्ट्रीम, स्टीम से आप लोग याद रखिए, स्टीम निकलता है ना, भाप, तो गर्म होता है। फ्लोरिडा, ब्राज़ील ऐसे भी गर्म जगह है। इर्मिंजर, ये सब क्या है, गर्म स्थान है। तो गर्म, क्योंकि गर्म स्थान पे ही ज़्यादा मिलेगा। मोजाम्बिक है ना, अगुलहास, ये सब गर्म जलधारा है। वैसे ही ठंडे में देखिए कैलिफोर्निया बहुत अच्छा जगह है। क्यूराइल, हम्बोल्ट, अंटार्कटिका तो ठंडा है, ये है। लेब्राडोर, बेगुएला, कनारी, पूर्व ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, फॉकलैंड, ये सब क्या है, ठंडी जलधारा है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक स्थान आप याद रखिए, सरगेसो सागर, ये बहुत ही शांत तरों में स्थित है और यहाँ बड़ा मोटा समुद्री घास मिलता है। ये घास का नाम है सरगेसो। तो सरगेसो जो है एक पुर्तगाली नाम है जो पुर्तगालियों ने दिया हुआ है इसको। तो ये एक समुद्री घास है। यहाँ क्षेत्रफल इसका 11,000 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ वार्षिक तापमान 26 डिग्री, बहुत अच्छा तापमान रहता है। 26 डिग्री पर तो 24-25 पे तो एसी हम लोग रखते हैं। अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता आपको यहाँ मिलती है। अटलांटिक में सबसे अधिक लवणता जो है यहाँ पे मिलेगी। इसकी खोज किसने की थी, स्पेन के नाविकों ने की थी। यह क्या है, महासागरीय मरुस्थल है कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, महासागरीय मरुस्थल, यानी महासागर में भी एक मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ घास लगेगा, जमीन है ऐसा लगेगा, इतना घास जमा हुआ रहता है पानी के ऊपर। अब देखिए ये जो है ज्वार भाटा। अब ज्वार का मतलब क्या होता है, भाटा का मतलब क्या होता है। ज्वार मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, अब भाटा मतलब नीचे की ओर गिरना। क्यों होता है, तो इसका मेन कारण है चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति जो है का ये कारण है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति कैसे ये होता है, कैसे आकर्षण शक्ति काम करता है, पढ़ते हैं। पहले जान लीजिए, सागरीय जल जब ऊपर उठेगा तो ज्वार और नीचे गिरेगा तो भाटा। और कौन से उत्तरदायी कारक है, तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। आप लोग जानते हैं ना कि कोई गोल चीज़ में आप लोग गोली रखिए, शीशा के एक जार में एक छोटा सा गोली रखिए और उसको जोर जोर से घुमाइएगा तो गोलियाँ क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, आता है ना। फिर स्पीड कम कर दिएगा तो गोली क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ये ना होता है। ये धरती जो है घूमती है तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बार बार ऊपर उठती है और नीचे गिरती हैं, ऊपर उठती है नीचे गिरती हैं। तो धरती का अपकेंद्रीय बल जो है वह जो है निभाता है रोल, और गुरुत्वीय बल सूर्य और चंद्रमा का। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य से दोगुना होता है। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी जो है वह पृथ्वी से क्या है, कम है। चंद्रमा ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसका ज्वार उत्पादक बल अधिक होता है। ये कब होता है ज्वार भाटा, कब ज़्यादातर देखने को मिलता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। क्यों, उस समय क्या होता है, सूर्य, मैंने बताया था ना, ग्रहण, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में चले आते हैं। ये महीने में 2 बार होता है, जब सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल में संतुलन नहीं बना पाता। सूर्य चंद्रमा दोनों अपने अपने आकर्षण बल में संतुलन नहीं बना पाते हैं और जीरो हो जाते हैं, यानी संतुलन खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, निम्न ज्वार आता है। और उच्च ज्वार कब आता है, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं। विरहत ज्वार जो है वह 7 दिन आता है, 7 दिन के बाद जो है निम्न ज्वार आता है। याद रखिएगा, ये 7 दिन नहीं आता है। विरहत ज्वार जब सब बड़ा ज्वार जब आएगा तो 7 दिन के बाद छोटा वाला ज्वार आएगा। 7 दिनों का अंतर होता है। वैसे ही ज्वार जो है हर बार 12 घंटे 26 मिनट पे आता है। इसी का आधा देखिए, 12 का आधा 6, 26 का आधा 13। ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट पर और भाटा आता है 6 घंटे 13 मिनट पर। हर बार प्रतिदिन 2 बार आता है, प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है, इंग्लैंड का साउथैम्पटन जो है, हाल ही में यहाँ टेस्ट मैच हुआ था साउथैम्पटन में, इंग्लैंड से। इंग्लैंड और उसमें भारत में जो है मैच हुआ था। यहाँ पे जो है 4 बार आता है, डबल बार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वह यहीं पे आता है। अब देखिए
हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल। वायुमंडल को पढ़ने के लिए वायुमंडल क्या है, तो जैसे धरती है ना, धरती चारों ओर हवाओं से घिरी है, पूरी तरीके से हवाओं से घिरी पड़ी है। तो मैंने क्या सोचा था कि लेयर वाइज बताऊंगा, लेकिन गैसों का लेयर कैसे हो सकता है, गैसों तो मिक्स है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, है ना। गैस क्या है, मिक्स हैं, तो पूरी गैसों का मिश्रण जो है वायुमंडल कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। ये पृथ्वी का गोल आकार नहीं बन पाया है, क्योंकि मैं ऐसे ही मैंने घेर दिया था, तो इसको पृथ्वी मान लीजिए आप। इसमें देखिए N2 जो है वो नाइट्रोजन है। 78.8% नाइट्रोजन रहता है, 128 किलोमीटर पर रहता है। इसके गुण जान लीजिए। ये जो है इसका, ये नाइट्रोजन होने से क्या क्या फ़ायदा होता है, वायु दाब, पवन दाब, ये सब जो प्रेशर आप फील करते हैं नाइट्रोजन की वजह से फील करते हैं। नाइट्रोजन जो भारी गैस होती है, प्रकाश का परावर्तन जो है इसी की वजह से होता है। इसी की वजह से, ये गैस नहीं रहता तो सीधा सीधा प्रकाश निकलता, परावर्तन नहीं होता जल्दी। इसका गुण है कि ये रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता, गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होता, और स्वादहीन होता है, हर तरीके से हीन होता है, कुछ गुणे नहीं है इसके पास। तो ये नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, ये 20.95% है, कहीं कहीं 21% भी आता है, तो देख लीजिएगा। 20.95%, 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन है, लेकिन 16 किलोमीटर की ऊंचाई से जब अधिक जाया जाता है तो इसकी मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है, जितना, इसलिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है जलने में भी मदद करती है। वहीं CO2 आप लोग जानते होंगे, ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस मतलब जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। थैंक गॉड ये 0.03% ही है। उसके बाद O3 होता है ओजोन। यह 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ये जो है क्या है, 0.93% है। और जल वाष्प जो है वह 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो देखिए ये सब जो है, इसमें क्या है कि जल वाष्प और CO2 ये दो जो है ग्रीन इफेक्ट गैस है। ये जो है पृथ्वी के तापमान के लिए उत्तरदायी है। आकाश का रंग जो है वह धूल कण की वजह से जो है हमें नीला दिखाई पड़ता है, और ये धूल कण ही है जो मेघों का निर्माण करते हैं। तो ये जो गैस पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, हर गैस का उपयोग आप लोग चाहें तो बड़ा सा ऐसे बना के लिख सकते हैं, ये तीर बना के, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए इस डायग्राम को समझिएगा। मैंने कोशिश किया है आपको इस डायग्राम से बताने का, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। मैं ये डायग्राम हो सकता है डिस्क्रिप्शन में PDF बना के बाद में डाल दूंगा, पहले मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी को उसके गुण के हिसाब से जो है कई परतों में बांट दिया गया है। क्षोभ मंडल, देखिए स्पेयर का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। SPHERE, स्पेयर मतलब गोला होता है। एक चैप्टर है गणित में, तो सब में स्पेयर लगा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपो लिखा है। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, आयन मंडल को आइनोस्फेयर, बाह्यमंडल को एक्सोस्फेयर। ये सब स्पेयर हैं। अब इन सबका अलग अलग गुण है। देखिए ये मैंने परत यहाँ पे लिखा है, सबका अलग अलग परत है। देखिए जैसे कि ये देखिए, ये जो है क्षोभ मंडल के बारे में पहले जान लेते हैं। क्षोभ मंडल जो है 8 से 18 किलोमीटर, ये एक ऐसा मंडल है जिसका ध्रुव के ओर जाती है। ध्रुव है ना, यहाँ पे ध्रुव है, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। तो ध्रुव के नज़दीक, ये ध्रुव के ऐसे जाएंगे तो ध्रुव के नज़दीक हो रहा है, यहाँ क्या है, ध्रुव से दूर जा रहा है। ये दूरी तो ध्रुव से ज़्यादा है ना, ये दूरी जो है ध्रुव से ज़्यादा है, और ये दूरी ध्रुव से नज़दीक है। तो ध्रुव के नज़दीक इसकी दूरी 8 किलोमीटर होती है, और ध्रुव से जो है दूरी जैसे ही दूर जाते हैं इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, 18 किलोमीटर हो जाती है। देख सकते हैं ये दूरी। पहला गुण इसका ये हो गया। ये सबसे नीचे, धरती का सबसे निचला सतह है, यहीं पे CO2 अधिक मात्रा में पाई जाती है, भारी गैस, क्योंकि भारी गैस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती। 8 से 18 किलोमीटर। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। हर 165 मीटर ऊंचाई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। इसको किलोमीटर में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं मतलब आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, सब यहीं पे देखने को मिलता है। और जैविक क्रिया जो है, सारी जैविक क्रियाएं लगभग यहीं पे होती हैं। जितने जैव है ना, जो भी क्रियाएं, आप जीवों का चलना,
उठना, सोना, शिकार करना, जो भी जैविक क्रियाएं हम लोगों की क्रियाएं, जीवो जो भी जीव लोग जो भी काम करते हैं सब इसी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, इसको अधोमंडल भी बोलते हैं। तो क्षोभ मंडल की जगह अगर अधोमंडल आ जाए तो वो भी ठीक है। अब यहाँ पे समताप मंडल, अब यहाँ पे चाहे ध्रुव से इसकी दूरी लगभग बराबर होती है, ऊंचाई लगभग बराबर होती है। यहाँ से ध्रुव का लगभग ऊंचाई जो है ये दोनों जगह पे क्या होता है, बराबर होता है। ये 50 किलोमीटर तक रहता है। ये कहाँ से रहता है, धरती के सतह जो है, ये देखिए सतह है, ये मैंने सतह बनाया, इसके नीचे मान लीजिए कि पाताल लोक है। अब यहाँ से जो है सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। तो ये 18 से ऊपर और यहाँ पे ध्रुव पे जो है 8 से ऊपर, इसी में जो है वायुयान उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल का ये दूसरा बड़ा गुण है कि कोई भी मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती है, ना तूफान आता है, ना बारिश आती है, कुछ भी नहीं होता। तो वायुयानों के लिए ये आदर्श मंडल है। तो वायुयानों के लिए आदर्श मंडल कौन सा है, समताप मंडल। ओजोन गैस इसी में पाया जाता है 50 किलोमीटर में। ओजोन मंडल को क्षति कौन पहुंचाता है, ये पाया नहीं जाता, लेकिन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम लोग जो धरती से ये ऊपर उठता है, हम लोग जितना AC फ्रिज ये सब यूज़ करते हैं, जितना हम लोग कार्बन यूज़ करते हैं, सबका ये गैस ऊपर जाके किसको क्षति पहुंचाता है, ओजोन गैस को। इसीलिए इसके बचाव में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन को हम लोग किस में मापते हैं, डॉब्सन इकाई में। ये प्रश्न आता है कि ओजोन को मापते हैं डॉब्सन इकाई में। देखिए सारे महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। अच्छा, बीचों बीच मध्य मंडल है, पहले आप इसी को देख लीजिएगा। मध्य के ऊपर 2 और मध्य के ऊपर 2, आपको याद हो जाएगा। मध्य मंडल बीच वाला है। इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ ताप में भारी कमी आती है। इस पर जो आप लोग देखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो -100 डिग्री। कभी आप आयरन मैन देखिएगा मूवी, तो पहली बार जो आयरन मैन अपना सूट बनाता है तो वो भूल जाता है कि ऊंचाई पे जाने पर बर्फ़ जम जाएगा, उसका सूट फेल हो जाता है ऊपर जाने के बाद। क्यों, ऊपर जाने पर -100 डिग्री तक का टेम्परेचर मिलता है जो आपको जमा सकता है। तो हमारे जो यान वगैरह होते हैं, अंतरिक्ष यान, उसी हिसाब से बने होते हैं। तो -100 डिग्री। उल्का संबंधी घटनाएं जो है वो मध्य मंडल में होती हैं। तो वायुयान इससे नीचे उड़ता है और क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ता है, बीच में जहाँ पे कुछ नहीं होता। अब आते हैं ऊपर आयन मंडल। देखिए आयन मंडल को आयनोस्फीयर, मेसो मतलब मध्य, आयनो मतलब आयन, ये होता है 400 किलोमीटर। बहुत सारे टीचर इनको 640 किलोमीटर बताया है, लेकिन ये चेंज हो गया है, हमारे वायुमंडल में ये चेंज हो गया है। ये गलती से दे दिया गया था NCERT की पुरानी बुक में, तो लोगों ने इसी को सही मान लिया, सब जगह यही छप गया था। लेकिन 400 मीटर तक, 400 किलोमीटर तक ही आयन मंडल होता है। आयन मंडल में क्या होता है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ये क्यों आयनित होते हैं, कम दाब और पराबैंगनी किरणें आपस में टकराती हैं और कणों को आवेशित कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ पे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होने लगती है। यहाँ पे उल्टा होता है, वृद्धि होने लगती है। रेडियो वेव परावर्तित होती है। तो जो हम लोग TV वगैरह, रेडियो वगैरह जो सुनते हैं, तो इसी से टकरा के वेव जो है सीधे हमारे टेलीविज़न पे आता है। यहाँ से वेव जाएगा धरती से, टकरा के फिर धरती पर आके टेलीविज़न पे आता है। तो यहाँ से रिले होता है, जाके यहाँ पे टकरा के फिर आता है। तो जो भी हम लोग TV रेडियो जो चलते हैं, ये सब इसी जगह के कारण होता है। अब इसके ऊपर जो है कोई लिमिट नहीं है। एक्सोस्फीयर का 400 किलोमीटर के ऊपर जाने पर ये बाह्यमंडल, अंतरिक्ष है, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ज़्यादातर यहाँ आपको हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा। ये अरोरा ऑस्ट्रेलियस और यहाँ बोरोयालिस दोनों की घटना आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ अरोरा मतलब होता है प्रातःकाल और बोरोयालिस मतलब होता है उत्तरी, और ऑस्ट्रेलियस मतलब होता है दक्षिणी। यानी उत्तरी और दक्षिणी में जो है चमकीली घटनाएं जो होती हैं वो इसी जगह होती हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलियस और अरोरा बोरेयालिस। अरोरा दोनों में है, यानी दोनों प्रातःकाल की घटनाएं हैं उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में। तो ये जो है क्या होता है, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में ये यहीं पे होता है। तो देखिए ये पूरा हमने ये पढ़ लिया। तो इस डायग्राम को समझ लिया तो कम से कम 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। ऐसे डायग्राम बना के कहीं भी आप समझा सकते हैं वायुमंडल को। देखिए सूर्य ताप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सूर्य ताप जो है हमारे धरती पर प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1.94 कैलोरी, जी हाँ 1.94 कैलोरी जो है वह सूर्य ताप हमें मिलता है। सबसे अधिक कहाँ मिलता है, उपोष्ण, सबसे अधिक मिलता है उपोष्ण
कटिबंधीय मरुस्थल में सबसे अधिक गर्मी यहाँ पे होती है। सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित कौन करता है? तो पृथ्वी जो झुकी होती है ना, ऐसे अक्ष है, पृथ्वी जो है ऐसे झुकी हुई है, तो ये जो कोण बनाती है 90 डिग्री से, ये कोण जो बनाती है वह 66.1/2 डिग्री का जो कोण बनाती है, इसी से जो है प्रभावित होता है सूर्य ताप की मात्रा। एल्बिडो, एल्बिडो क्या है? तो पृथ्वी पर कितना किरण आया और कितना किरण फिर परावर्तित होकर लौट गया, इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। जैसे हम 1.6 मान लीजिए कैलोरी आया और 0.3 जो है लौट गया, तो दोनों को बट्टा में कर देंगे अनुपात में, तो क्या हो जाएगा? इसको एल्बिडो बोलते हैं। 32% भाग जो है वह लौट जाता है। 32 + 2% जो है धरातल तक पहुंचता है, धरातल से टकरा के लौट जाता है। तो 34% भाग जो है सूर्य का क्या होता है, जो पहुंचता है हमारे पास, उसमें क्या होता है? लौट जाता है। और 51% भाग से जो हमें ऊर्जा प्राप्ति मिलती है। ये सूर्य का हमें 1 अरबवां भाग ही 2 अरबवां भाग जो है वो इतनी ऊष्मा ही हमें मिल पाती है। वैसी 2 अरबों में 34% भाग जो है वह क्या होता है? वापस चला आता है और हमें जो है केवल 66% जो है 51% भाग ही जो है मिल पाता है, बाकी सब अवशोषित हो जाता है। तो ये सूर्य ताप के बारे में थोड़ा सा था। वायुमंडल के बारे में और भी बहुत कुछ जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो ये था हमारा आज का। कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है। और देखिए लगातार मैं 1 घंटे बोलने की प्रैक्टिस, 1.5 घंटे बोलने की प्रैक्टिस रखता हूं। तो दोस्त आगे ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, जल्द ही हम लोग खत्म कर लेंगे। आपको मेहनत तो करनी ही होगी, 30 दिन में ख़त्म करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। स्पेक्ट्रम भी हो चुका है, लेकिन थोड़ा अभी मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बाहर जाऊँगा, तो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड नहीं करूँगा, वो शाम को रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।